नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी कभी एक छोटा सा आइडिया दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाली हैं जो निकला है कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट से। हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो सब इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है या उसे बदला जा सकता है? और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि इस बारे में हमारी सोच हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है कि ड्वेक की पहचानी गई इन दो मानसिकता मतलब माइंडसेट्स को समझा जाए। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। और हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि ये दोनों सोच असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं, स्कूल के क्लासरूम से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक, और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम सब मतलब अनजाने में चल रहे हैं। अच्छा, तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो सोच है जो मानती है कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारा व्यक्तित्व, ये सब जन्म से तय है। हाँ, बिल्कुल। आप या तो स्मार्ट पैदा हुए हैं या नहीं, आप या तो एक नेचुरल आर्टिस्ट हैं या नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता। और इसी एक विश्वास की वजह से ना ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। हर काम, हर चुनौती, हर बातचीत एक टेस्ट बन जाती है। एक टेस्ट मतलब? क्या मैं इसमें स्मार्ट देखूंगा? क्या लोग मुझे टैलेंटेड मानेंगे? जिंदगी एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हो जाती है जिसमें या तो आप पास होते हैं या फेल, बीच का कोई रास्ता नहीं। हर हाल में अपनी इमेज बचानी है। एग्जैक्टली। और इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये इस आइडिया पर टिका है कि हमारी कोई भी क्षमता, चाहे वो मैथ्स हो, म्यूजिक हो या लीडरशिप, उसे विकसित किया जा सकता है। हाँ, मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और दूसरों से सीख कर। ये लोग चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें सीखने और बेहतर बनने का एक मौका मानते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ड्वेक को यह आइडिया अपने एक शुरुआती रिसर्च से मिला था। उन्होंने स्कूली बच्चों को कुछ पहेलियां सॉल्व करने को दी। अच्छा। पहले कुछ पहेलियां आसान थीं, जो सबने कर लीं। फिर अचानक पहेलियां बहुत मुश्किल हो गईं। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे तो हताश हो गए, उन्हें लगा कि वे स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन कुछ बच्चों की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। एक बच्चे ने तो यहां तक कहा, मुझे लगा था आप मुझे कोई मुश्किल चुनौती देंगी, मुझे ये पसंद आया। वाह। बस इसी पल ड्वेक को समझ आया कि कुछ लोग असफलता को अपनी काबिलियत पर एक दाग की तरह देखते हैं, जबकि दूसरे उसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। ये बात सुन के मुझे खरगोश और कछुए की कहानी याद आ रही है। हाँ। हम सब ने सुनी है, और कहानी का हीरो हमेशा कछुआ होता है जो लगातार मेहनत करता है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, स्कूल में कोई कछुआ बनना चाहता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको कूल खरगोश बनना चाहते थे, भले ही वो आखिर में सो जाए और हार जाए। मुझे लगता है ये हमारे समाज के फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा सबूत है। हम मेहनत की तारीफ तो करते हैं, पर दिल से टैलेंट को पूछते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फिक्स्ड माइंडसेट का एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि वो मेहनत को टैलेंट की कमी का संकेत मानता है। अच्छा। हाँ, उनकी सोच होती है कि अगर किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब आप में वो नेचुरल बात नहीं है। जो जीनियस होते हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीजें उनके लिए बस हो जाती हैं। लेकिन ये जो अकेले जीनियस का कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथक है। बहुत बड़ा मिथक है। एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? मतलब हो सकता है कि मोजार्ट या एडिसन को मेहनत करनी पड़ी हो, पर क्या उनकी स्वाभाविक प्रतिभा ने उस मेहनत को दूसरों की मेहनत से ज्यादा असरदार नहीं बनाया? क्या इस थ्योरी में टैलेंट का कोई रोल ही नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। ग्रोथ माइंडसेट टैलेंट के वजूद को नकारता नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोगों में किसी चीज के लिए एक नेचुरल झुकाव हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है, मंजिल नहीं। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण लें। हम सोचते हैं कि वो अकेले एक लैब में बल्ब का आविष्कार कर रहे थे। सच तो ये है कि उनके पास मेलो पार्क में ट्रेंड साइंटिस्ट्स की एक पूरी टीम थी। एक पूरी टीम? हाँ, जो दिन रात उनके साथ काम करती थी। उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर वो सिर्फ टैलेंट के भरोसे रहते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। और मोजार्ट के बारे में भी यही कहा जाता है। हम उनकी बचपन की कहानियां सुनते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो संगीत बनाया जिस पर उन्हें खुद गर्व महसूस हुआ। सही बात है। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत से इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने पूरी कोशिश की और फिर भी असफल हो गए, तो ये उनकी जीनियस होने की इमेज को तोड़ देगा। बिल्कुल।
इससे तो अच्छा है कि कोशिश ही ना करो और कह दो, अरे मैंने तो सीरियसली ट्राई ही नहीं किया था। हाँ, ये तो बहुत कॉमन बहाना है। एग्जैक्टली वो कोशिश ना करने का बहाना उनके लिए एक सेफ्टी नेट बन जाता है और ये डर उन्हें नए रास्ते आजमाने से रोकता है। इसी बात को ड्वेक ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग में साबित किया था। वो प्रशंसा वाला प्रयोग? हाँ, द प्रेज एक्सपेरिमेंट। ये वाला तो कमाल का है। बताइए इसके बारे में। उन्होंने छात्रों के 2 ग्रुप बनाए और दोनों को कुछ सवाल हल करने के लिए दिए। जब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो एक ग्रुप की तारीफ उनकी बुद्धि के लिए की गई। उन्हें कहा गया, वाह तुम इसमें बहुत स्मार्ट हो। हाँ, जबकि दूसरे ग्रुप की तारीफ उनके प्रयास के लिए की गई। तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो माइंडसेट की पूरी थ्योरी को समझा देता है। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था, जब उन्हें आगे एक और मुश्किल चुनौती चुनने का मौका दिया गया तो उनमें से ज्यादातर ने आसान विकल्प चुना। क्यों? क्योंकि वे असफल होकर अपनी स्मार्ट की इमेज को खोना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत के लिए हुई थी, उनमें से 90% बच्चों ने और ज्यादा मुश्किल चुनौती को चुना। 90%? हाँ, वे इसे सीखने का एक और मौका मान रहे थे। ये बात सुनकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब भी मैं अच्छे नंबर लाती थी, रिश्तेदार कहते थे, वाह कितनी स्मार्ट है। शायद इसीलिए मैं मुश्किल सवालों से हमेशा बचती थी। डर लगता था कि अगर जवाब नहीं दे पाई तो सब क्या सोचेंगे। देखिए कितना गहरा असर होता है। हाँ, ये तो आज समझ में आ रहा है। बिल्कुल, ये छोटी सी बात दिखाती है कि हम किस तरह से तारीफ करते हैं या आलोचना करते हैं, वो बच्चों में एक खास तरह का माइंडसेट बना सकता है। तुम तो नेचुरल हो कहना शायद उस पल के लिए अच्छा लगे, पर लंबे समय में ये उन्हें चुनौतियों से डरना सिखा सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये 2 माइंडसेट क्या है, पर ये सिर्फ थियोरी नहीं है ना। असल जिंदगी में इसका असर कहाँ-कहाँ दिखता है? मुझे तो सबसे पहले खेल की दुनिया याद आती है। हाँ, खेल की दुनिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे सोर्सेज में बेसबॉल खिलाड़ी बिली बीन की कहानी है। बिली बीन? हाँ, जिन्हें एक नेचुरल टैलेंट का पोस्टर बॉय माना जाता था। मर स्काउट कहता था कि इसके पास सब कुछ है, स्पीड, पावर, लुक्स। लेकिन जब वे बड़े लीग्स में पहुंचे और मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वो पूरी तरह बिखर गए। ऐसा क्यों? उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उन्हें अपनी तकनीक पर काम करने की जरूरत है। उन्हें लगता था कि सिर्फ टैलेंट ही काफी है, और जब टैलेंट काम नहीं आया तो उनके पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं था। और दूसरी तरफ माइकल जॉर्डन है। हाँ, उन्हें सिर्फ एक टैलेंटेड खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि शायद खेल के इतिहास के सबसे मेहनती एथलीट के रूप में जाना जाता है। उन्हें तो उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था। सही में? हाँ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी काबिलियत पर एक फाइनल जजमेंट की तरह नहीं देखा। उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया, घंटों प्रैक्टिस की और हर हार को एक सबक बनाया। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही उन्हें महान बनाता है। और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। यही ग्रोथ माइंडसेट का सार है। असफलता अंत नहीं है, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि बिजनेस की दुनिया में तो इसका असर और भी बड़ा होता होगा, जहां करोड़ों अरबों का दांव लगा होता है। बहुत ज्यादा। एनरॉन कंपनी की कहानी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एनरॉन, वो जो स्कैंडल हुआ था। वही। वो कंपनी सिर्फ सबसे टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने के लिए मशहूर थी। उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बना दी थी जहां हर कोई खुद को कमरे में सबसे स्मार्ट साबित करने में लगा था। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि वहां एक जहरीली फिक्स्ड माइंडसेट वाली संस्कृति बन गई, जहां गलतियों को छुपाया जाता था, मदद मांगना कमजोरी की निशानी थी और सीखने पर कोई जोर नहीं था। और हम सब जानते हैं कि उस कंपनी का अंत कितना बुरा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या एक कंपनी में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को रखना स्वाभाविक रूप से एक बुरी बात है? नहीं, बात रखने की नहीं है, बात है उस टैलेंट को मैनेज करने के तरीके की। जब आप टैलेंट को एक फिक्स चीज मान लेते हैं तो आप लोगों के विकास में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। लीडरशिप पर इसका गहरा असर पड़ता है। ली आयकोका, जो क्रिसलर के सीईओ थे, फिक्स्ड माइंडसेट का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, उन्होंने तो कंपनी को बचाया था। बिल्कुल, 80 के दशक में, और वो एक नेशनल हीरो बन गए। लेकिन उसके बाद वे अपनी उस हीरो की इमेज को बचाने में लग गए। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय कंपनी के पैसों से अपनी पब्लिक इमेज चमकाने पर ज्यादा खर्च किया। मतलब उनका अहंकार और खुद को हमेशा सही साबित करने की चाहत। हाँ, वही क्रिसलर की दूसरी विफलता का कारण बनी। और इसके ठीक उलट जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च का उदाहरण है। बिल्कुल। शुरुआत में वे भी एक सख्त और अहंकारी बॉस माने जाते थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। उन्होंने समझा कि एक महान लीडर का काम सिर्फ लोगों को जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें सिखाना और आगे बढ़ाना है। सही कहा। उन्होंने खुद को एक जज के बजाय एक कोच और एक गाइड के रूप में ढाला और अपने कर्मचारियों में सीखने और ग्रो करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया।
वे कहते थे कि उनका काम सबसे अच्छे आइडियाज को खोजना है, चाहे वो किसी भी लेवल के कर्मचारी से आए। ये लीडरशिप वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। यही डायनेमिक तो हमारे निजी रिश्तों में भी काम करता है ना? बिल्कुल, हमारे रिश्तों पर इसका शायद सबसे गहरा असर पड़ता है। कैसे? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर एक परफेक्ट या सोलमेट वाले रिश्ते की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ अपने आप बिना किसी मेहनत के होना चाहिए। और जैसे ही कोई मुश्किल आती है, उन्हें लगता है कि शायद ये सही रिश्ता नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्ते को एक साथ सीखने और विकसित होने का एक सफर मानते हैं। वो जानते हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर हल करने के मौके के तौर पर देखते हैं। सही बात है। किताब में एक कपल सूजन और मार्टिन का उदाहरण है। मार्टिन अपनी पार्टनर सूजन की सफलता से बहुत असुरक्षित महसूस करने लगता है। जब लोग सूजन की तारीफ करते तो मार्टिन को जलन होती। ये तो फिक्स्ड माइंडसेट की उस सोच को दिखाता है जहां जिंदगी एक कंपटीशन है और पार्टनर की सफलता भी अपनी हार जैसी लगने लगती है। बिल्कुल, और यही बात ब्रेकअप या रिजेक्शन को संभालने के तरीके में भी दिखती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इसे अपनी पहचान पर एक हमले की तरह लेते हैं कि मुझ में कोई कमी है, इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया गया। वे अक्सर बदला लेने या खुद को सही साबित करने के बारे में सोचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दुखी होने के बावजूद इसे एक सीखने का अनुभव मानते हैं। वो समझते हैं कि क्या गलत हुआ, वो इससे क्या सीख सकते हैं और भविष्य में एक बेहतर पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये मानसिकताएं स्थायी होती हैं? क्या जो व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ है वो हमेशा वैसा ही रहेगा या इन्हें बदला जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि किताब के अनुसार इसका जवाब एक स्पष्ट हाँ है। अच्छा? हाँ, मानसिकता को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सचेत रूप से ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकता है और उसे प्रैक्टिस कर सकता है। और ये भी जरूरी है कि हम सब इन दोनों का एक मिक्सचर होते हैं। बिल्कुल, हो सकता है किसी का अपनी आर्टिस्टिक क्षमता के बारे में फिक्स्ड माइंडसेट हो, लेकिन वो मानता हो कि मेहनत से बिजनेस स्किल्स को सुधारा जा सकता है। पहला कदम है ये पहचानना कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट कहाँ और कब ट्रिगर होता है। और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। एक मांसपेशी? हाँ, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं आप सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। तो अगर हम इसे बदल सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को भी बदलने में मदद कर सकते हैं। खासकर पेरेंटिंग और टीचिंग में इसका क्या मतलब हुआ? इसकी शुरुआत हमारे बात करने के तरीके से होती है। जैसा हमने प्रशंसा वाले प्रयोग में देखा, बच्चे के टैलेंट की तारीफ करने के बजाय तुम बहुत स्मार्ट हो, उसके प्रयास, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी लगन की तारीफ करना ज्यादा असरदार है। मतलब ये कहना कि तुमने इस सवाल को हल करने के लिए जो अलग अलग तरीके अपनाए वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। इसी तरह आलोचना करते समय भी बच्चे को लेबल करने से बचना चाहिए। ये काम खत्म क्यों नहीं किया, तुम बहुत आलसी हो, ये एक जजमेंट है। तो इसकी जगह ये पूछना बेहतर हो सकता है, इस असाइनमेंट को पूरा करने में तुम्हें क्या मुश्किल आ रही है? क्या इसे समझने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? सही। ये सवाल समस्या को हल करने पर फोकस करता है, न कि बच्चे की पहचान पर। ये उसे सिखाता है कि मदद मांगना और सीखना एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। तो मतलब एक अच्छा टीचर या माता पिता वो है जो बच्चे की क्षमता में विश्वास करता है कि वो ऊंचे स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकता है और फिर उसे वहां तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन देता है। बिल्कुल। ये विश्वास कि हर कोई सीख सकता है और ग्रो कर सकता है, यही सबसे शक्तिशाली तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारी क्षमताओं के बारे में हमारा विश्वास सिर्फ हमारे व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। ये एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं और आखिरकार जिंदगी में कितने सफल और खुश होते हैं। और चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, क्या हम खुद को साबित करने की अंतहीन दौड़ में लगे रहना चाहते हैं या खुद को बेहतर बनाने के कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकलना चाहते हैं? बिल्कुल। और मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से बदलेगी, लोग उन्हें समझेंगे और मौके उनके पास आएंगे।
जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। तो सोचने वाली बात यह है, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बेहतर मौकों, बेहतर लोगों या बेहतर हालात की जरूरत है। पर क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा अपग्रेड सिर्फ ये सोचने से आए कि हम खुद बेहतर बन सकते हैं।